ऑलराइट, आज हम बात करेंगे इंटेंजिबल एसेट के बारे में। आपने अगर कभी भी किसी कंपनी का बैलेंस शीट खोल के देखा है या फिर आपने कभी भी अगर किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ा है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कंपनी के एसेट साइड पे आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इंटेंजिबल एसेट इस कंपनी के पास है। तो मोस्टली बहुत सारे कंपनीज़ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी के बैलेंस शीट पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे कंपनीज़ के बैलेंस शीट पे आप लोग को ये मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये जो आप लोग को इंटेंजिबल एसेट का नंबर मिलेगा, कभी-कभी ये आप लोग को पूरे का पूरे बैलेंस शीट का बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल में चीज़ है क्या? इसका मीनिंग क्या है? इसको हम लोग को पढ़ना कैसे चाहिए? ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप लोगों को एक नॉर्मल बैलेंस शीट दिख रहा है जहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें नंबर सेम ही मिलेगा कि इस कंपनी में डेट नहीं है वगैरह सब कुछ आपने देख लिया कि सब सब चीज़ें इस कंपनी में अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो कि आपने इग्नोर कर दिया है कि आप लोग को यहाँ पर एसेट साइड में एक नंबर दिखेगा कि फिक्स्ड एसेट। इस फिक्स्ड एसेट में आप लोग को एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इंटेंजिबल एसेट इस कंपनी के पास कितना है। अभी आप अगर आपने अगर देखा होगा या फिर आपने अभी अगर नोटिस किया होगा कि इस कंपनी के पास टोटल फिक्स्ड एसेट कितना है 54,000 का, और अगर इंटेंजिबल एसेट इस कंपनी का देखोगे तो नियरली 46,000 का। जितना भी इस कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है, उसका एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट इस कंपनी का इंटेंजिबल एसेट कैरी करता है। मतलब अगर इस कंपनी से इंटेंजिबल एसेट को हटा लिया जाए, तो इसके बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, और फिक्स्ड एसेट के नाम पे बहुत ही ज़्यादा इसका ड्रास्टिकली आप लोगों को डिक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो इंटेंजिबल एसेट है, अगर इसको अल्टीमेटली अभी मैं हटा दूँ, तो आप लोगों को जो बुक वैल्यू है, ये भी बहुत ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो कभी-कभी आपने देखा होगा कि किसी-किसी कंपनी का पी&एल पे कभी-कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हिट होता हुआ देखने को मिलता है कि कंपनी का एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं कि लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये जो इंटेंजिबल एसेट है, इसको इम्पेयर करना पड़ता है या फिर इसको हटाना पड़ता है बैलेंस शीट से। तो कभी-कभी आप लोग को पी&एल पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल लॉस देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को जो 46,000 का इंटेंजिबल एसेट दिख रहा है, इसको अगर मान लीजिए इस कंपनी को हटाना पड़ा, तो 46,000 का लॉस इस कंपनी को अपने पी&एल पे दिखाना पड़ेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, इसका जो बैलेंस शीट है, इसमें से 46,000 का नंबर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना भी आप लोग को एसेट में आप लोग को 46,000 का ये जो इंटेंजिबल एसेट है, ये हट जाएगा, और जो आप लोग को बुक वैल्यू है, इससे भी 46,000 माइनस हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? अब इसमें आप अगर मान लो कि अगर ये जो इंटेंजिबल एसेट का नंबर है, इसको मैं अगर अभी कभी हटा दूँ, इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक से, क्योंकि क्या है कि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट इस कंपनी के बुक वैल्यू से हटा ले रहे हैं। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि इस कंपनी का जो आरओई, आरओसी है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली ग्रो कर जाएगा, क्योंकि इस अगर मैं इतना ज़्यादा कैपिटल इस कंपनी से अचानक से हटा लूँ, तो इसका जो आरओई, आरओसी है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आप लोगों को ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी है, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस जो इंटेंजिबल एसेट है, इससे हैम्पर होता है। अभी आप लोगों को समझना ज़रूरी है इंटेंजिबल एसेट एक्चुअली में है क्या? मैंने तो अभी तक बहुत सारा चीज़ बात कर ली है इंटेंजिबल एसेट के बारे में। अभी आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि इंटेंजिबल एसेट है क्या, तो आप लोग आगे समझोगे कैसे? तो अभी इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग क्या है, ये समझ लेते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग ये है, बेसिकली इसको सॉफ्ट एसेट आप समझ सकते हो कि इसको आप छू नहीं सकते, ना ही इसे आप देख सकते हो। अभी ये एक ऐसा एसेट है कि हम ना इसे छू छू सकते हैं, ना इसे देख सकते हैं, लेकिन ये फिर भी एग्ज़िस्ट करता है। तो ये सेम तरीके से काम करता है जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर जो हार्ड होता है, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट होता है। तो सेम तरीके का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि जो हार्ड एसेट है या फिर फिक्स्ड एसेट है, उसको हम लोग नॉर्मली एसेट के कॉलम पे डालते हैं, और जो इंटेंजिबल एसेट है, इसको आप सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में डाल सकते हो कि ये सॉफ्ट है, इसको ना दिखता है, ना इसको आप छू सकते हो, ना इसे फ़ील कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं है। तो इंटेंजिबल एसेट में आप लोगों को मेनली 2 तरीके की चीज़ें मिलेगा। पहला तो आप लोग को एक है कि गुडविल वगैरह मिलेगा कि इस कंपनी के पास गुडविल कितना है। तो गुडविल एक मिलेगा इंटेंजिबल एसेट के अंडर, और दूसरा आप लोग को एक्चुअल रियल इंटेंजिबल एसेट मिलेगा। अब ये जो मैंने बताया कि एक्चुअल रियल इंटेंजिबल एसेट, इसका एक्चुअल में इकोनॉमिक वैल्यू है, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर किसी कंपनी के पास एक्चुअल रियल इंटेंजिबल एसेट है, उस कंपनी के पास बहुत कुछ है, आप ये मान लो। तो रियल इंटेंजिबल एसेट में आप लोग को 2 तरीके के एसेट्स मिलेंगे। पहला है आप लोग को पेटेंट्स मिलेगा कि कंपनी ने कुछ बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन या फिर प्रोसेस या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया, जिसका उन लोगों ने पेटेंट करा लिया। अब पेटेंट कराने का मतलब ये है कि उन लोगों को 20 साल के लिए कुछ राइट्स मिल जाता है कि उस 20 साल के लिए इस प्रोडक्ट को या फिर प्रोसेस को या फिर जो भी डिज़ाइन वगैरह है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और आपको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि आप इसको बना के बेच सकते हो, कोई कोई भी इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर कोई कॉपी करता है तो आप लोग उसके ऊपर केस कर सकते हो। दूसरा आप लोग को सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा, मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, तो ऐसे में सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वगैरह भी मिलता है। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कितना बड़ा कंपनी है, उनका काम ही है सॉफ्टवेयर्स और ओएस वगैरह बेचना। और पेटेंट्स में आप लोग को बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिलेंगे जिनका काम है बहुत सारा रिसर्च और डेवलपमेंट करके न्यू न्यू ड्रग्स डिस्कवर करना, मतलब न्यू न्यू मेडिसिन डिस्कवर करना। अब ऐसे केस में आप लोग को पेटेंट्स वगैरह मिलता है। ऐसे कुछ चीज़ें मिला के आप लोग को रियल इंटेंजिबल एसेट मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, और आप लोग चाहो तो इसको बेच भी सकते हो। आपके पास अगर एक्चुअल में पेटेंट्स है
और आप चाहो तो इसको किसी को बेचना चाहते हो, आप लोग एक्चुअल में इसे बेच पाओगे, जब तक इसका एक्सपायर नहीं हो जाता। और अगर आपके पास कोई एक्चुअल में सॉफ्टवेयर है जिसका बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, तो आप लोग भी इसको चाहो तो बेच सकते हो। तो इसका कोई एक्चुअल में इकोनॉमिक वैल्यू है। आप लोग अगर एक्चुअली में रियल इंटेंजिबल एसेट को बेचने जाओगे, आप लोग एक्चुअली बेच पाओगे और एक्चुअली में उसके मुकाबले आप लोग को कुछ पैसा मिलेगा। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, सॉफ्टवेयर कंपनी से या फिर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इनका काम मेनली चलता है इंटेंजिबल एसेट की वजह से ही। तो ये जो एक्चुअल इंटेंजिबल एसेट है उसका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन आप लोग को ये जो इंटेंजिबल एसेट में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर दिख रहा है, ये जो भी आप लोग को 45-46,000 का नंबर दिख रहा है, इसमें जो मेनली 90 से 99% पार्ट होता है, ये आप लोग को मेनली क्या देखने को मिलेगा, गुडविल देखने को मिलेगा। अब गुडविल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जिसका बैलेंस शीट पे तो आपका ये सब दिख रहा है कि इतना का गुडविल है। लेकिन आप अगर एक्चुअल में बुरे दिन पे इसको बेचने जाओगे, आप लोग को हार्डली 1 भी रुपया इसको मिलेगा। तो गुडविल का मीनिंग क्या है कि जो भी ब्रांडिंग्स वगैरह होता है कंपनी का, मान लीजिए कोई कंपनी का ब्रांड वैल्यू कितना है, उसके ऊपर उसका गुडविल निकलता है। अब एक्चुअल में गुडविल का कितना वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं एक्चुअल में गुडविल का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, कुछ लोग मानते हैं गुडविल का कोई वैल्यू नहीं होता है। एक्चुअली में अगर अच्छे टाइम पे बात करें कि एक्चुअली में कंपनी का अगर ठीक-ठाक सा टाइम चल रहा है, मतलब कंपनी अगर बैंकक्रप्ट के सिचुएशन पे नहीं है, मतलब कंपनी अगर अच्छे से चल रही है, तो एक्चुअली में हो सकता है कंपनी का जितने भी कंपनी के पास एक्चुअल में ब्रांड्स है, उसका कंपनी को बेनिफिट मिले। लेकिन अब बेनिफिट कितना मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल हो जाता है। लेकिन बैलेंस शीट पे हम लोग ये सब तो ट्रैक नहीं करते ना कि कंपनी के पास जितने भी ब्रांड्स है, उसका वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें तो हम लोग को बैलेंस शीट पे ट्रैक नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग को जितना भी इंटेंजिबल एसेट दिख रहा है, इसमें आप लोग को मोस्टली गुडविल ही इंक्लूडेड मिलेगा। तो अगर आप इसको बुरे टाइम पे बेचने जाओगे, जब अगर कंपनी कल को बैंकक्रप्ट के सिचुएशन पे आ गए, तो आपको इसका 0 रुपीज़ मिलेगा, मतलब एक भी पैसा इसका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी 46,000 का नंबर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे में आप अगर सोचो कि आप अगर एक बैंकर हो, आपको इस कंपनी को मान लीजिए लोन देना है, आप कितना लोन दोगे इसको? तो ये सब चीज़ें आपको अगर जस्टिफाई करना है, तो यहाँ पर जो भी इंटेंजिबल एसेट है, इसका आप अगर वैल्यू करोगे, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में फँस सकते हो। आपको दूसरी चीज़ें देखना पड़ेगा। मतलब जितना भी इस कंपनी के पास एसेट्स है, इससे आपको ये जो भी इंटेंजिबल एसेट है, इसको हटाकर ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो रियल इंटेंजिबल एसेट और गुडविल, ये दोनों चीज़ मिलके ही आप यहाँ पर आप लोग को इंटेंजिबल एसेट का नंबर दिखाया जाता है। तो मोस्टली बैलेंस शीट पे आप लोग को ये जो इंटेंजिबल एसेट या फिर गुडविल होता है, इसका नंबर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही कम कंपनीज़ होगा जिसके अंडर में आप लोग को जो फिक्स्ड एसेट आइटम होता है, इसके अंडर आप लोग को इंटेंजिबल एसेट या फिर गुडविल मिलेगा। तो जैसे कि मैं आप लोग को इस बैलेंस शीट पे दिखाऊँ, तो आप लोग को यहाँ पर फिक्स्ड एसेट के अंदर आप लोग को यहाँ पर बहुत बड़ा एक इंटेंजिबल एसेट का नंबर देखने को मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। इस कंपनी में जैसे कि आप देखो कि इसका इंटेंजिबल एसेट है बहुत ही बड़ा अब जस्ट एक बार जो कंपनी का टोटल बुक वैल्यू है या फिर जो कंपनी का टोटल इक्विटी है, उसके साथ इसको एक बार इंटेंजिबल एसेट को कंपेयर करो। आप लोग को जो नियरली 50,000 का इस कंपनी का टोटल इक्विटी मिलेगा और इंटेंजिबल एसेट ही इस कंपनी के पास नियरली 46,000 का है। तो आप लोग इसका देख सकते हो कि कितना बड़ा इसका इंटेंजिबल एसेट, कितना बड़ा पार्ट है इसके टोटल बुक वैल्यू का। अगर आप ये इंटेंजिबल एसेट हटा दो यहाँ से, तो इसका बुक वैल्यू ड्रास्टिकली गिर जाएगा और बाकी जितने सारे रेशियोज़ होता है आपका, जितने सारे परसेंटेज आप लोग कैलकुलेट करते हो, आरओई, आरओसी, प्राइस टू बुक या डेट टू इक्विटी, सारा का सारा एकदम कैलकुलेशन बदल जाएगा। तो ऐसा भी आप लोग को देखने को मिला कि किसी-किसी कंपनी के जो इंटेंजिबल एसेट होता है, उनके बुक वैल्यू का मतलब बहुत ही मेजर पार्ट होता है और किसी-किसी कंपनी में बहुत ही छोटा पार्ट मिलेगा और किसी-किसी कंपनी में तो आप लोगों को इंटेंजिबल एसेट मिलेगा ही नहीं। अब गुडविल में क्या होता है कि इसका एक्चुअल में कितना वैल्यू है, ये कभी आपको पता नहीं चलेगा, ना ही कभी आप जस्टिफाई कर पाओगे। अब गुडविल क्या होता है, गुडविल किसी कंपनी के ब्रांड का वैल्यू होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट पे खुद के ब्रांड का जो भी वैल्यू है, वो कभी भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी ब्रांड वैल्यू है या फिर एप्पल का जो भी ब्रांड वैल्यू है, वो उनके खुद के बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कल को मान लीजिए गूगल ने एप्पल को खरीद लिया। आप सोच लीजिए एक बार कि कल को जाकर अगर गूगल एप्पल को खरीद लेगा, तो जाके जो पूरा का पूरा एप्पल का ब्रांड वैल्यू है, वो गूगल के बैलेंस शीट पे दिखने लगेगा। सेम केस में आपको किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट पे जितना भी गुडविल का वैल्यू दिखता है, वो सारा का सारा एक्वायर्ड वैल्यू है, मतलब किसी दूसरे कंपनी को खरीदा गया होगा, उसके बेसिस पे जितना भी उनका ब्रांड का वैल्यू उन्होंने पे किया होगा, वो सारा का सारा दिखता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, एक बार आप लोगों को मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी को खरीदना चाहते हो, जिसका टोटल आप लोगों को 300 रुपये देना पड़ेगा और उसी कंपनी के बैलेंस शीट पे आप लोगों को मान लीजिए नियरली 100 रुपीज़ का आपको बुक वैल्यू मिलेगा। अब बुक वैल्यू क्या होता है, मैं ईज़ी करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। लेकिन क्या होता है कि अगर बैलेंस शीट पे 100 रुपीज़ का बुक वैल्यू है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो रियल टाइम में जो उनका मार्केट वैल्यू है, वो सब एनालिसिस किया जाता है। लेकिन हमारे लिए उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको जाके कल के किसी कंपनी में ये रियल टाइम वैल्यू वगैरह कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ना ही कल को जाके हमको एग्ज़ाम लिखना है। तो ऊपर-ऊपर से आप समझ लो कि किसी कंपनी का टोटल इक्विटी या फिर बुक वैल्यू है 100 रुपीज़ और हम लोग को कंपनी को खरीदना है 300 रुपए पे। अब आप बोल सकते हो कि किसी कंपनी का 100 रुपीज़ अगर बुक वैल्यू है, तो हम लोग 300 रुपए क्यों पे कर रहे हैं? तो अभी आप ऐसा समझ लो कि अगर हम किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, तो कोई एक रीज़न होगा, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई हम जिस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं,
वो बहुत सालों से बिज़नेस कर रहा है, उसने बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन बनाया है, बिज़नेस में ब्रांडिंग किया है, प्रमोशन किया है, बहुत ज़्यादा उनका सारा कुछ मैनेज है। मतलब बहुत सारा टाइम से बहुत सारा मेहनत करके उन लोगों ने बहुत सारा प्रोसेस को बहुत ही ईज़ी किया है। अब अगर हम लोग आज के आज जाकर कोई नया बिज़नेस बनाना चाहेंगे, हम लोग को सालों लग जाएगा उनके पोज़ीशन पे पहुँचने के लिए और हो सकता है हम डे 1 से प्रॉफिटेबल ना भी हो पाएँ और हम लोग को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो बेसिकली ईज़ी प्रोसेस क्या है कि हम लोग ज़्यादा पैसा देके उस बिज़नेस को खरीद लें, तो ये एक अच्छा प्रोसेस हो गया। तो अगर आप किसी एक ऑलरेडी बहुत अच्छे बिज़नेस को खरीदने जाओगे, अब अगर उस बिज़नेस का ₹100 वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू ₹100 है, तो अगर वो आपको ₹100 में बेचेगा क्यों? क्योंकि उसका बिज़नेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको उसका बिज़नेस को खरीदना है, आपको ज़्यादा पैसा ऑफ़र करना पड़ेगा और ऐसे मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं, तो ऐसे प्राइस इन्फ्लेट होते-होते एक लेवल तक पहुँच जाता है। तो इसीलिए आपको कभी भी बुक वैल्यू पे बहुत ही कम बिज़नेस होगा जो कि आपको मिलेगा। जैसे कि आप इक्विटी मार्केट में ही देख लो, अब मोस्टली कंपनीज़ आप लोग को जो प्राइस टू बुक होता है उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोई-कोई कंपनी आप लोग को प्राइस टू बुक 30, 40, 10x या ऐसा भी देखने को मिलता है। तो य यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? सेम केस में उस ब्रांड का ही वैल्यू पे कर रहे हो ना कि कंपनी के पास एक्चुअल में ₹100 का एसेट है, लेकिन आप अगर प्राइस टू बुक 10 पे कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप ₹1000 पे कर रहे हो कंपनी को खरीदने के लिए। तो ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि हम इस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं ₹300 पे और उस कंपनी के पास जो बुक वैल्यू है वो ₹100 का है। तो ऐसे में हम लोग ज़्यादा कितना पे कर रहे हैं ₹200। तो ये जो ₹200 है, ये हमारे गुडविल पे आएगा कि हम लोग इतना ज़्यादा पे किया, तो ये जो गुडविल के अंदर हमारे ₹200 आएँगे। अब ये ₹200 आपका फिक्स्ड एसेट के अंदर ही आएँगे क्योंकि ये ऐसा एसेट है जो कि आपका ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपका गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लंबे टाइम तक आपका चलता जाएगा। अभी आप ज़रा सोच लो कि मैंने बताया कि गुडविल में आप लोगों को जो भी नंबर दिखता है, वो हम लोग अगर किसी दूसरे कंपनी को खरीदते हैं, तो हमने जितना भी ज़्यादा पे किया, वो डिफरेंस अमाउंट हमारे यहाँ पर आ जाता है और उसी को एक तरीके से ब्रांड वैल्यू मान लिया जाता है कि उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू इतना होगा। जैसे कि यहाँ पर इस कंपनी के बैलेंस शीट पे देखो, आप लोग को इंटेंजिबल एसेट में 46,000 का नियरली नंबर दिखेगा। अब इससे आपको क्या पता लगेगा कि आप मोस्टली कंपनीज़ के बैलेंस शीट पे जितना भी आप लोग को इंटेंजिबल एसेट दिखता है, मोस्टली आप केसेस में मान सकते हो ये गुडविल ही होगा। और यहाँ पर गुडविल का क्या मतलब है कि इस कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को खरीदा होगा या फिर कुछ प्रोडक्ट एक्वायर किया होगा, जिसकी वजह से इनके बैलेंस शीट पे इतना बड़ा नंबर एक्वायर आया होगा। अभी आप लोग को यहाँ पर एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि मैं अगर ये यहाँ पर जो भी गुडविल का नंबर है या फिर जो इंटेंजिबल एसेट का नंबर है, ये मैं अगर हटा दूँ, तो जो कंपनी का टोटल इक्विटी है इसमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप 50,000 का टोटल इक्विटी है और 47,000 और 46,000 का टोटल इंटेंजिबल एसेट है, तो मैं अगर इसे हटा दूँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो डेफिनेटली इसलिए आप लोग को ये जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होता है, जो एसेट होता है इसमें। क्योंकि अगर किसी कंपनी में जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, ये बहुत ही मेजर पार्ट है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकता है कभी-कभी। और आप लोग को ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत है कि कभी-कभी देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, तब आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकता है और आप अगर गलत रीड करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल बुक वैल्यू है, वो आप लोग को ड्रास्टिकली कभी-कभी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर कोविड जैसा सिचुएशन आ गया या फिर कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, तो ऐसा देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि ये जो भी गुडविल होता है, इसको इम्पेयरमेंट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत है, इम्पेयरमेंट। अब ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ वर्ड्स ही है कि जो भी लोग जिन लोगों ने भी अकाउंटिंग वगैरह डिज़ाइन किया होगा, उन लोगों ने ही रख दिया होगा। तो क्या होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं जब हम लोग नॉर्मल फिक्स्ड एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं टाइम टू टाइम। उसका जो भी इकोनॉमिक वैल्यू होता है एसेट का, वो लोग हम लोग घटाते रहते हैं हर टाइम पे। अब जो इम्पेयरमेंट होता है, ये इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज़ होता है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग डेप्रिसिएट करते रहते हैं नॉर्मली फिक्स्ड एसेट को, लेकिन इम्पेयर आप लोग ये जो भी इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको आप लोग नॉर्मली इम्पेयर नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, आप लोग को टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, आप लोग को आपने कितने रुपए में खरीदा था और आज उस एसेट का कितना वैल्यू है, ये आप लोग को चेक करना पड़ता है। आपने जितने पैसे में खरीदा था और आज उसका एसेट का वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, बस जितना पैसा था उतना ही रख देना है। जैसे कि इस केस में आप देखो, इनके केस में इंटेंजिबल एसेट का जितना वैल्यू था उतना ही सेम मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने जितने पैसा देके खरीदा था, उससे ज़्यादा ही वैल्यू आज इन लोगों को मार्केट में मिल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, मान लीजिए आपने ₹300 देके बिज़नेस खरीदा, लेकिन आज मान लीजिए कोविड जैसा सिचुएशन आ गया और बिज़नेस बहुत ही खराब लॉसेस में चला गया और आज आपको ₹200 में बिज़नेस बेचने को मिल रहा है। तो ऐसे में ₹100 घट गया, तो ऐसे में आपके गुडविल में जो ₹200 आए थे, उसमें से ₹100 आपको माइनस करना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ही माइनस कर दिए, आप लोग को प्रॉपर्ली लॉस बुक करना पड़ेगा आपके पी&एल पे। तो आपके पी&एल पे एक्सेप्शनल लॉस आएगा और ऐसे में क्या होगा, आपका जो भी कैश में चेंज होगा, वो आपके बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करेगा। और ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो टोटल इक्विटी या फिर बुक वैल्यू है, उसमें से आपका माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए कभी-कभी क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा खराब सिचुएशन आता है, तो आप लोग को ये जो टोटल बुक वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो स्पेसिफिकली जो गुडविल होता है, उसके लिए हम लोग इम्पेयरमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन जो रियल इंटेंजिबल एसेट होता है, उसको हम लोग नॉर्मल जैसा डेप्रिसिएशन होता है, ऐसा ही सिस्टम चलता है। बस क्या होता है, उसको डेप्रिसिएशन ना बोल के कुछ अलग नाम से यूज़ किया जाता है, जो कि है अमोर्टाइज़ेशन। बस ये कुछ टर्म्स है, आप लोग को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गुडविल वगैरह को हमने समझ लिया, इंटेंजिबल एसेट को भी समझ लिया, लेकिन हम लोग इसे यूज़ कैसे करें? किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट पे हमें अगर इंटेंजिबल एसेट दिखे, तो हम लोग को ऐसे देखना कैसे चाहिए? हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेशन में कैसे इसको यूज़ करें? ये अभी हम लोग समझ लेते हैं। जब भी आप लोगों को किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट पे ये इंटेंजिबल एसेट का नंबर दिखेगा,
इसमें आप लोग को सबसे पहले चेक करना है कि रियल इंटेंजिबल एसेट कितना है और गुडविल कितना है, अगर पॉसिबल हो तो। और ये डेटा कभी-कभी मैनेजमेंट बता देता है, कभी आप लोग को कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा या फिर दूसरे किसी जगह से आप लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर बाय चांस आप लोग को पता नहीं लग पा रहा है कि कितना गुडविल है, कितना रियल इंटेंजिबल एसेट है, पूरे का पूरे को गुडविल मान के आप सारा का सारा कैलकुलेशन करना। जैसे कि इस कंपनी के बैलेंस शीट में देखो आप लोग को इंटेंजिबल एसेट के में इतना बड़ा नंबर दिख रहा है। तो ऐसे केस में इस कंपनी में जो भी इंटेंजिबल एसेट होता है उसका होने का चांस बहुत ही नेग्लिजिबल है, या फिर होगा तो भी बहुत ही कम अमाउंट का होगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहा है इसको मैं पूरा का पूरा गुडविल ही समझ लूँगा। नेक्स्ट हमने जो ये भी गुडविल के बारे में इतना सब समझा, इसको यूज़ करने के लिए आप लोग को बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी टोटल इक्विटी, बुक वैल्यू ये सब चीज़ें यूज़ होता है या फिर टोटल फिक्स्ड एसेट यूज़ होता है, इस केस में आप लोग को ये जो गुडविल होता है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको अगर आरओई कैलकुलेट करना है, आरओसी कैलकुलेट करना है, डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करना है, प्राइस टू बुक करना है या फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कैलकुलेट करना है या फिर जो टोटल एसेट टर्नओवर होता है उसको कैलकुलेट करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ सकता है टोटल बैलेंस शीट के हिसाब से। तो ऐसे केस में जहाँ पर भी फिक्स्ड एसेट या फिर टोटल इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर आप लोग ये जो इंटेंजिबल एसेट है इसको एडजस्ट करना है। स्पेसिफिकली क्या करना पड़ता है, कभी-कभी आप लोग को ये जो भी इंटेंजिबल एसेट या फिर गुडविल का नंबर है इसको माइनस करना पड़ेगा। हर केस में नहीं, कभी-कभी करना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर आरओई कैलकुलेट करना है, आरओसी कैलकुलेट करना है, आप लोग को कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टोटल इक्विटी का नंबर है, उसको यूज़ करना है। क्योंकि जब हम लोग आरओई, आरओसी कैलकुलेट करते हैं, हम लोग को जानना होता है कि कंपनी ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया, उतने में कितना रिटर्न हम लोग को बन रहा है। नेक्स्ट आप जब भी प्राइस टू बुक कैलकुलेट करोगे, उस केस में आप ये जो इंटेंजिबल एसेट होता है, इसको हटाकर ही कैलकुलेट करना आपके लिए सही होगा। जैसे कि आप लोग ये चार्ट देख सकते हो, प्राइस टू बुक का वैल्यू आप लोग देखो 2020 में आप लोग को नियरली 60 का देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक्विजिशन किया, इसकी वजह से इसका प्राइस टू बुक देखो यहाँ पर कितना नीचे आ चुका है, अभी 10-12 के आसपास है। तो ऐसे में आप अगर इसका जो भी इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू है उसको एडजस्ट नहीं करोगे, आप लोग को मतलब हमेशा गलत ही पिक्चर पता रहेगा। और कभी कभी तो आप मैनिपुलेट भी हो सकते हो कि आपको लगेगा कि प्राइस टू बुक इतना गिर चुका है तो मुझे तो खरीद लेना चाहिए, तो ऊपर जाएगा, लेकिन आप फंस जाओगे। तो ऐसे में आपको हमेशा जो भी इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू होता है उसको हमेशा हटाकर ही कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि आप इस कंपनी के बैलेंस शीट पे देखो, इस कंपनी के बैलेंस शीट पे जितना भी इंटेंजिबल एसेट था मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद मैं जैसे ही प्राइस टू बुक कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोग देखो 160 का आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि 50 पहले था 2020 में, लेकिन उसके बाद एक्विजिशन के बाद नियरली 12-10 के आसपास दिख रहा था। लेकिन आप अगर इंटेंजिबल एसेट को एडजस्ट करोगे तो अभी आप लोग को 160 दिखेगा। नेक्स्ट आपको अगर टोटल टेंजिबल बुक वैल्यू जानना है या फिर टोटल टेंजिबल एसेट जानना है, तो भी आप लोग को ये टोटल एसेट से या फिर टोटल बुक वैल्यू से माइनस करना पड़ेगा। सेम केस में आप अगर टोटल टर्नओवर जानना चाहते हो कि टोटल कितना एसेट्स है और टोटल टर्नओवर कितना है या फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर जानना चाहते हो, उस केस में भी आप अगर इसको हटा लोगे तो आपको एक्चुअल पिक्चर पता लगेगा। नहीं तो जैसे इस बैलेंस शीट पे देखो आप लोग को 2020 से 2021 में ये जो भी इतना बड़ा बैलेंस शीट दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में आप अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे 2020 और 2021 में, आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको एडजस्ट करके कैलकुलेट करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आता है डेट टू इक्विटी में। अब डेट टू इक्विटी ना 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। जैसे कि आप अगर एक बैंकर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसको हटा के कैलकुलेट करना। क्योंकि उस केस में आप जानना चाहते हो कि इस कंपनी के पास कितने एसेट्स है, उस हिसाब से मैं लोन दूँगा। तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि इसको हटा लो। लेकिन अब आप अगर अभी इन्वेस्टर हो तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हो जाता है कि आप इसको इंक्लूड करके कैलकुलेट कर लो और इसको हटा के कैलकुलेट कर लो। अब इंक्लूड आपको कब करना है कि आप लोग जानना चाहते हो कि इस कंपनी में ओनर्स जितना भी है उन लोगों ने कितना पैसा लगाया और कंपनी ने लोन लेके कितना पैसा उठाया। आप अगर ये सिर्फ जानना चाहते हो तो फिर आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर ये जानना है कि एक्चुअल में कंपनी अपने लोन को चुका पाएगी या फिर नहीं, अगर कंपनी में कल को बैंक्रप्सी ऐसा सिचुएशन आ जाता है या फिर आपको कंपनी का लिक्विडेशन जानना है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जितना भी कंपनी के पास टोटल इक्विटी है उससे आपको ये हटा लेना है। उसके बाद आपको डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करना है। तो ये सब कुछ था पूरा का पूरा बुक वैल्यू के बारे में। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इस कंपनी ने दूसरे किसी कंपनी को अगर एक्वायर किया, तो उस कंपनी का जितना भी टोटल ब्रांड वैल्यू होगा, वो सारा का सारा इसमें इंटेंजिबल एसेट में या फिर गुडविल में आ जाएगा। तो इसका बुक वैल्यू में ये दिखने लगेगा। लेकिन अभी इस कंपनी के पास जितने भी ब्रांड्स है, उसका ब्रांड वैल्यू या फिर उसका जो गुडविल होता है, वो कहाँ पर हम लोग को मिलेगा? वो तो इस कंपनी के बैलेंस शीट पे दिखेगा नहीं। वो देखने के लिए अभी आपको इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। इस कंपनी का जितना भी ब्रांड वैल्यू है, वो सारा का सारा इस कंपनी का मार्केट कैप में एडजस्ट हो चुका है। आप बस ऐसा सोच सकते हो कि अभी आप इस कंपनी को अगर पूरा का पूरा खरीद लेते हो, तो ऐसे केस में इस कंपनी का जितना भी मार्केट कैप है, उसमें आपको खरीदना पड़ेगा। इस कंपनी का मार्केट कैप नियरली 5 से 6 लाख के आसपास है। लेकिन आप रिजर्व्स में देखो या फिर टोटल इक्विटी में देखो, आप लोगों को 50,000 का नंबर दिख रहा है, मतलब आप लोग को 50,000 का इक्विटी मिलेगा। लेकिन इसमें भी कैच है, इसमें से मोटा अमाउंट तो आप लोग को इंटेंजिबल एसेट ही दिख रहा है। तो इसको आप अगर हटाओगे, तो आप लोग को हार्डली 3,700 का कुछ नंबर मिलेगा। तो आप इस कंपनी को खरीद रहे हो 5 से 6 लाख रुपए में, लेकिन आपको मिल रहा है कितना? नियरली 4,000। तो बाकी जितना भी बचा वो सारा का सारा आपके गुडविल में आएगा। तो इस कंपनी का गुडविल इस कंपनी का मार्केट कैप में है। अब दूसरा कोई कंपनी अगर इस कंपनी को एक्वायर करता है, तब उस कंपनी के बैलेंस शीट पे इसका पूरा का पूरा गुडविल ऑकर करेगा।
अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि मैंने आप लोगों को जितना भी इंटेंजिबल एसेट दिखाया थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा आप लोग को इंटेंजिबल एसेट दिख रहा है। अब मोस्टली क्या होता है इस कंपनी के केस में तो गुडविल है, लेकिन आप लोग को बहुत सारे ऐसे आर-एन-डी कंपनीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा आर-एन-डी वाली कंपनी होती है कि बहुत ज़्यादा वो लोग आर-एन-डी करते हैं। अब आप थोड़ा-सा सोच के देखो कि ऐसा तो है नहीं कि आप अगर रिसर्च करोगे तो उसका मतलब आप लोगों को जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मोस्टली केस में 90% आप जितना भी रिसर्च करते हो फेल ही होता है। लेकिन आप जितना भी रिसर्च कर रहे हो उसमें आपका पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, मतलब पूरा का पूरा मेहनत लगना है। लेकिन उसका आपको रिटर्न मिलेगा नहीं इसका आपको पता नहीं है। तो कोई भी कंपनी जब अपना खुद का इंटेंजिबल एसेट बनाती है, वो आप लोगों को उसके बैलेंस शीट पे देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि आप लोग ऐसा सोचो कि आज आप अगर सोचो कि मैं आज रिसर्च कर रहा हूँ, इसको मैं बैलेंस शीट पे दिखा देता हूँ कि मैं इंटेंजिबल एसेट रेडी कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा-सा सोच के देखो कि हो सकता है ना कि आप लोग जिस केस में रिसर्च कर रहे हो, वो अगर हो सकता है कल को जाके आप लोग को पेटेंट ही ना मिले। तो ऐसे केस में आपने जितना भी रिसर्च आपने बैलेंस शीट पे दिखा दिया, वो तो पूरा आप लोग को लॉस दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मोस्टली कंपनियाँ क्या करते हैं कि वो लोग जितना भी रिसर्च करते हैं, बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि वो अपने ओपेक्स में ही डाल देती है कि वो अपने जितना भी ऑपरेशंस में खर्चा होता है, उसके साथ डाल देती है। तो इसलिए मोस्टली जो आर-एन-डी वाली कंपनी होते हैं, उसमें आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारी कंपनीज़ में उनमें उनमें आप लोग को इंटेंजिबल एसेट देखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो रिसर्च वगैरह नहीं करते, बस क्या होता है कि उनका रिसर्च जैसे-जैसे चलता रहता है, वो बस अपने क्वार्टरली रिजल्ट में उसे मतलब एडजस्ट करते रहते हैं। वो लोग अपने जस्ट बैलेंस शीट में उसको लेके नहीं जाते। जैसे कि ब्रांड वैल्यू को ही समझ लो, इस कंपनी का भी तो कोई ब्रांड वैल्यू होगा, मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, लेकिन उसको कभी भी इंटेंजिबल एसेट में वो लोग दिखाते नहीं है। सेम केस में जब कंपनी आर-एन-डी पे खर्चा करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी हमेशा इसको इंटेंजिबल एसेट में दिखाए। बहुत बार ओपेक्स में भी डाल देते हैं और इसलिए आप लोग को इस कंपनी के पास जितना भी इंटेंजिबल एसेट होगा या फिर ब्रांड वैल्यू होगा, इसलिए आप लोग को इंटेंजिबल एसेट में हो सकता है ना दिखे। तो इंटेंजिबल एसेट में मोस्टली केस में आप लोग को वही दिखेगा जो कंपनी ने एक्वायर किया है दूसरे कंपनी से। तो अभी हमने जितना भी डिस्कस किया, इसमें आप लोग को मैं एक बात बता दूँ कि कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है, तो एज़ अ इन्वेस्टर हमारे लिए अच्छा यही होगा कि कंपनी ने जितना भी गुडविल एक्वायर किया है, वो सारा का सारा बैलेंस शीट में उसमें रहे। क्योंकि आप ज़रा सोचो कि अगर जितना भी गुडविल है, वो बैलेंस शीट में अगर रहेगा, हम लोग को जब भी ज़रूरत होगा, उसको इंक्लूड करके हम लोग जितना भी कैलकुलेशन करना होगा, कर लेंगे। हम लोग को जब भी उसको हटा कर कैलकुलेट करना होगा, हम लोग उसको एक्सक्लूड करेंगे और सारा का सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो एटलीस्ट हमारे पास चॉइस होगा कि हम लोग उसे इंक्लूड करना है या फिर हटाना है। लेकिन अगर इसको पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा, तो हम लोग को पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में कंपनी में कितना पैसा डाला गया था, कितना कंपनी के पास गुडविल था, ये हम लोग को कभी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में हम लोग का जो आरओई, आरओसी का कैलकुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा और हम लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इंटेंजिबल एसेट के बारे में मुझे जितना भी पता था, मुझे जितना भी समझाना था, मैं सब कुछ बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।